नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काइफोसिस के बारे में, जिसको हम हंचबैक भी बोल सकते हैं या हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको कुबड़ निकलना भी कहते हैं। क्या इसके कारण है, इसकी वजह से क्या हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आगे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, अगर कोई व्यक्ति इंडोर एक्टिविटी ज्यादा करता है और वो डेस्क जॉब कर रहा है, कंप्यूटर पर ज्यादा काम करता है, मोबाइल में ज्यादा काम करता है, तो उसको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। उसके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। काइफोसिस, जिसको एक स्टडी में बताया गया है कि जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, लगभग 20 से 40% लोग पूरी दुनिया में इससे सफर होते हैं। और खास करके थोरेसिक वर्टिब्रा, जो हमारे कमर के ऊपर का हिस्से का वर्टिब्रा है, उसमें एक सी शेप कर्व होता है। उस कर्व की एक T1 से लेकर के T12 तक एक वैल्यू होती है, जो लगभग 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के आसपास होती है। जब 40 डिग्री से ऊपर वो कर्व निकल जाता है तो उसको हाइपरकाइफोसिस बोलते हैं और ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन आगे जाकर के बन जाती है। आपको काइफोसिस के बारे में बताऊं उससे पहले आपको अपनी रीढ़ की हड्डी की एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी जो है वो 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनती है, जिसमें C1 से लेकर के C7 तक सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर T1 से लेकर के T12 तक थोरेसिक वर्टिब्रा, जो पीठ का सर्वाइकल वर्टिब्रा गर्दन का हड्डियां होती हैं, और थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती हैं वो पीठ के ऊपर का हिस्सा होता है। इसके अलावा L1 से लेकर के L5 जो पीठ का नीचे का हिस्से के वर्टिब्रास होते हैं। इसके अलावा कॉकलेस वर्टिब्रा भी होती है, 1 से लेकर के 4 हड्डियों का आपस में फ्यूजन से बनी हुई होती है। इसको टेल बोन भी कहा जाता है। अब आगे हम समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी के कर्व्स के बारे में। रीढ़ की हड्डी एक नॉर्मल एस शेप कर्व में रहती है, जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा अगर हम देखें वो थोड़ा आगे की तरफ कर्व रहते हैं, उनको लॉर्डोसिस कहते हैं। फिर थोरेसिक वर्टिब्रा जो पीठ का ऊपर का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा पीछे की ओर कर्व में रहते हैं, जिसको हम काइफोसिस कहते हैं। फिर उसके बाद में लंबर वर्टिब्रा वो थोड़ा आगे की तरफ कर्व में रहते हैं, उसको फिर लॉर्डोसिस कहते हैं। और कॉकलियस मान के चलें, कॉकलियस या कूल्हे के आसपास के जो वर्टिब्रा हैं वो थोड़े से सी शेप कर्व में रहते हैं। कभी किसी कारणवश या किसी दबाव की पड़ने की वजह से जब ये कर्व्स आगे पीछे होते हैं, या लॉर्डोसिस जब ये कर्व्स आगे पीछे होते हैं, जैसे पीठ की ऊपर के हिस्से के जब थोरेसिक वर्टिब्रास में जो कर्व है वो बढ़ जाता है और गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है, पीठ के ऊपर एक उभार सा निकल जाता है, इसको एक हाइपरकाइफोसिस बोलते हैं। ये एक तरह की एक सीरियस कंडीशन आगे जाकर के बन जाती है। काइफोसिस जो है वो 40 से 45 साल के ऊपर के व्यक्तियों में पाया जाता है और खास करके महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। अब आपने ये जाना कि काइफोसिस क्या होता है, क्या इसके स्ट्रक्चरल क्या चेंजेस आते हैं। अब मैं आगे इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि काइफोसिस के क्या क्या कारण होते हैं, क्यों ये ह्यूमन बॉडी में आता है। सबसे पहले कारण की अगर मैं बात करूं, उसका नाम है फ्रैक्चर। किसी कारणवश जब हड्डियों का कोई वर्टिब्रल कॉलम का कोई फ्रैक्चर होता है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में सही तरीके से जुड़ नहीं पाती हैं या उनकी कर्व्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से काइफोसिस या कुबड़ निकलना हो सकता है। दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं, कोई ट्रॉमा होना, ट्रॉमा किसी कारणवश चोट लगना, या व्यक्ति जब ऊपर से नीचे गिरता है या पीठ के बल जब वो गिरता है तो जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डियों में चोट लगती है, जिसकी वजह से उनके शेप गड़बड़ हो जाते हैं, ये भी एक इसका मुख्य कारण माना गया है। तीसरा कारण की अगर मैं बात करूं, डिस्क डीजनरेशन। डिस्क, जैसा आपको पता है कि दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। किसी कारणवश उन पर दबाव पड़ता है या वो मांसपेशियों का दबाव हो, वो मांसपेशियों का दबाव धीरे धीरे हड्डियों पर पड़ता है, जिसकी वजह से वहां की शेप गड़बड़ हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम की शेप गड़बड़ हो जाती है और डिस्क की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। इससे अगला कारण हुआ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी जब वर्टिब्रल कॉलम ही कमजोर होंगी तो वो हमारे शरीर के वजन कैसे उठा पाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी कुबड़ निकल सकता है या काइफोसिस हो सकता है। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा है, ये एक तरह का कैंसर होता है जिसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा सेक्योर-मैन्स डिजीज, ये एक तरह की डिजीज होती है जिसमें जन्मजात काइफोसिस बच्चों को होता है या जिसको जुवेनाइल काइफोसिस भी कहा जाता है। जब व्यक्ति को काइफोसिस हो जाता है तो उसके शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सबसे पहले व्यक्ति की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो पीछे कम मुड़ सकता है, वो साइड में कम मुड़ सकता है, वो नीचे कम झुक सकता है, जिसकी वजह से उसके सारे दैनिक दिनचर्या के काम जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। इसके साथ जब व्यक्ति मुड़ता है या झुकता है तो उसको दर्द होता है, दर्द होने की वजह से भी ये समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ आगे मैं बात करूं तो व्यक्ति को कार्डियोवास्कुलर इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि जब काइफोसिस होता है तो रीढ़ की हड्डी जब एक तरफ आगे की तरफ झुक जाती है तो हार्ट पर दबाव पड़ता है, व्यक्ति के फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति को
आगे जाकर के कार्डियक इश्यूज आ सकते हैं या व्यक्ति को सांस लेने में समस्याएं आ सकती हैं। जब व्यक्ति को डिस्क की वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं तो उसको निरंतर दर्द बना रहता है, उसको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, उसके हाथों में झंझनाहट आ सकती है, ये समस्याएं उसको हो सकती हैं। इसके साथ अगर किसी व्यक्ति को उम्र के साथ, खास करके महिलाओं में जब ये समस्या आती है जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो आगे जाकर के फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसके साथ व्यक्ति को डाइजेशन में भी इशू आता है, क्योंकि जब व्यक्ति आगे की तरफ झुका हुआ रहता है तो उसके डाइजेशन भी प्रॉपर हो नहीं पाता है, उसके गले में बार बार एसिड रिफ्लक्स होता है, उसको ये सारी समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में बात करी काइफोसिस के बारे में, क्या उसके कारण है, क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर इसका अर्ली स्टेज में व्यक्ति को पता लग जाए, ये जब तक ये मस्कुलर इशू होता है तो इसका इजीली इलाज अवेलेबल है, आप इसको मस्कुलर इशू में ठीक कर सकते हैं। परंतु जब ये समस्या लंबी हो जाती है, व्यक्ति देर से डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो इसका इलाज में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े हुए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको ऐसी अगर कोई समस्या हो तो उनको मदद मिल सके। धन्यवाद।